दर्शकों, आपने अक्सर आईक्यू के बारे में सुना होगा, जिससे हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन में सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम परवरिश में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोमा कुमार। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। मैम, जैसे कि मैंने कहा कि जीवन में अधिक सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इसी के बारे में आप कुछ बताएं। बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस का मतलब भावनाएं, कि हम भावनाएं जो हैं हमारे अंदर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम उनके वजह से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हमने जैसा देखा कि कोविड के समय में हम ये इमोशंस के बारे में बहुत सारी बातें करते थे, जिसका मतलब है कि हमें रेजिलियंस आई है कि नहीं, कि हम मुश्किलों का सामना करना सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, डिसीजंस मेकिंग आती है हमारी कि नहीं है, हमारे पास ओनरशिप है कि नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। मैम, कई बार देखा जाता है कि आज मैं बहुत उदास फील कर रही हूँ, रीज़न क्या है पता नहीं। कई बार आज मैं बहुत खुश हूँ, रीज़न क्या है पता नहीं। क्या ऐसी सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी होती है? इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल होती है, हम सबके साथ होती है, ये सब नॉर्मल है। और बहुत सारे कारणों के कारण ये ऐसी हमारे पास ऐसी फीलिंग आती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे में ऐसे लगता है बहुत एनर्जी आ रही है, और किसी दिन उठते ही लगता है कि नहीं, आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और शरीर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल थका हुआ है और मन उदास है। तो ये एकदम नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम में कोई बीमारी है या हमारे साथ कोई हादसा हुआ है तो इसीलिए हो सकता है। हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उसके कारण हम ये इस तरह का व्यवहार हो जाता है, और बच्चों के साथ में भी ऐसा ही होता है। और आजकल बच्चों के पास इतना एक्सपोजर है, स्क्रीन से इतना कुछ मिलता है, आप टीवी में कितना कुछ देख लेते हैं, आपकी जो कार्टून्स हैं उससे ही बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। आजकल बच्चे अक्सर यूट्यूब पे चले जाते हैं, वहाँ से ये भावनाओं के बारे में इनको ज्ञान होता रहता है। तो बच्चे ऐसे बड़े बड़े शब्द भी यूज़ करते हैं। आई एम सो बोर्ड टुडे, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी सैड, मतलब आज मैं बहुत उदास हूँ। तो आप कारण ना ढूंढें, तो आप उससे सिर्फ ये कहें कि अच्छा आज आपको लग रहा है क्या उदास है, क्या कर सकते हैं जिससे कि आप उदास वाला बिहेवियर आपका चला जाए, क्या कर सकते हैं आज हम मिलके कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम थोड़े बेटर फील करने लग जाएं। इंस्टेड कि आप फोकस करें कि क्यों उदास है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमारा बच्चा इतना उदास क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, स्कूल में कुछ हो गया, टीचर ने कुछ कहा। ज़रूरी नहीं है कुछ किया हो, वैसे ही हम लोग उठते हैं कभी कभी। और मौसम, बहुत सारा हमारा जो एम्बियंस है वो कैसा है, उसके कारण भी हमारी ऐसी थॉट्स आ सकती हैं। पर हमें उस चीज़ पे लगना नहीं है, और माँ बाप इतनी ज़्यादा उसकी चर्चा ना करें। अरे आज मेरा बच्चा उठा था और बोल रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं मेरी सास ने तो नहीं कुछ कर दिया, मेरे ससुर जी ने, मैं तो काम करने जाती हूँ। सो हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं और अपने दोस्तों से बोलते हैं, बच्चे हमारे सुन रहे होते हैं, तो फिर वो मीनिंग लगाने लग जाते हैं कि हाँ ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा इसीलिए मैं उदास हूँ। सो हम मीनिंग लगाने लग जाते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं होती। मैम, हमारा बच्चा जब 1 साल का या 1.5 साल का या 6 महीने का होता है, क्या बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं वो तब से ही होती हैं? क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि ये तो छोटी है, इसे समझ नहीं आएगा, ये तो छोटा है, इसे समझ नहीं आएगा। तो जब हम भावनाओं की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर कब से होते हैं, और हम कैसे समझें कि इस वक्त बच्चे का जो इमोशन है वो किस तरह का है? आप देखिए ना, जब बच्चा होता है, आप बर्थ ही हुआ है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है, माँ के साथ में बच्चा रहे, आपके साथ में चिपका रहे। वो बॉन्डिंग की एक स्थिति होती है ना, बॉन्ड बना रहे। क्यों होता है? क्योंकि उससे जो पेट में रहता है बच्चा, तो उसे सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और माँ की हर चीज़ उसे पसंद है, तो माँ के साथ लगा रहेगा तो सिक्योर रहेगा, उसे अटैचमेंट की फीलिंग आती है। तो वहीं से इमोशंस चालू हो जाते हैं। इमोशंस तो ड्यूरिंग फीटल स्टेज, मतलब जब बच्चा पेट में होता है तब से ही इमोशंस होते हैं।
और आप देखते हैं जब बच्चे से आप बातें करते हैं, किलकारियाँ आती हैं, आप उससे आई कांटेक्ट बनाते हैं, वो स्माइल करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। तो इमोशंस तो वहीं से हैं, स्माइल आ जाती है। आप अगर थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं तो उसका मुंह ऐसा बन जाता है। तो हर भावना फेशियल एक्सप्रेशन में आने लग जाती है। तो बचपन से ही ये एक्सप्रेशंस बच्चा समझने लग जाता है। उसको बोलता नहीं है, लेकिन आप उसकी पूरे हाव भाव में देख सकते हैं, पूरे उसकी बॉडी के अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं। कैसे वो खुशी जाहिर करता है, आप उसे बुलाते हैं, कैसे वो देखता है आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखता है, आपसे अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालता है ना। और आपने कुछ डराने की कोशिश करी, क्योंकि आप लोग सिखाते हैं ऐसे, पेरेंट्स क्या करते हैं, हम थोड़ा डराते भी हैं बच्चे को, और फिर थोड़ी सी शैतानी वाली चीज़ें भी सिखा देते हैं। उसी तरह से इमोशंस बनती जाती है। तो ये हम सिखाते हैं बच्चों को, इसीलिए वो आते भी हैं। मैम, जब इमोशंस की बात आती है तो बच्चों के अंदर तो इमोशंस होते ही हैं, बड़ों के अंदर भी इमोशंस होते ही हैं, लेकिन बड़े कई बार बच्चों के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। आज बेटी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, पता नहीं क्या है, आज बेटे को पता नहीं क्यों उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब बच्चा ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो पेरेंट्स का क्या रोल है? डांटने डपटने की जगह आप उसके दोस्त बन जाएं। बच्चा बोल रहा है मेरा मन नहीं आज पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, आज छोड़ दीजिए। हर बच्चे का 10वीं और 12वीं का इम्तिहान नहीं हो रहा होता। पहली कक्षा में भी अगर बच्चा बोल रहा है मेरा मन नहीं पढ़ने का, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं। आप क्यों बच्चे को प्रेशराइज करते हैं? मैंने अक्सर देखा है कि बच्चा अभी नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में पेरेंट्स बोलते हैं 2 घंटे बैठ के पढ़ता है। क्या कराते हैं आप छोटे से बच्चे को 2-2 घंटे बैठ के पढ़ाने? क्यों लगे हुए हैं आप? आप तो रोजमर्रा के जीवन में जो घर में काम कर रहे हैं उसी से बच्चा सीख जाएगा। आप बाहर से सब्जी लेके आए, आप उसी से बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा, गिनती सीख जाएगा, रंग का ज्ञान सीख जाएगा, समेटना सीख जाएगा, शेयर करना सीख जाएगा, बहुत सारी और चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। सो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बात का मीनिंग निकालना है कि ज़रूर इसके साथ कुछ हुआ होगा इसीलिए ऐसी फीलिंग आ रही है। क्यों नहीं मन कर रहा है? पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा, तो हम कहानियाँ बनाने लग जाते हैं। आप बच्चे के साथ बैठें, खेलें, थोड़ा सा डाइवर्ट करें, बच्चा बेटर होने लग जाएगा। मैम, जब बच्चों के इमोशंस की बात आ रही है तो कई बार देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कई बार जो उनके रिएक्शंस निकलते हैं वो बहुत अलग निकलते हैं। तो उनके किसी भी रिएक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। अक्सर बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि रिएक्शन जब देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं एज अ फैमिली और सामने गाड़ी आ गई या किसी ने गलत तरीके से गाड़ी चला ली, तो अंदर गाड़ी के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी ने कुछ रिएक्ट किया और कुछ बैड वर्ड्स का यूज़ किया, अक्सर हम कर जाते हैं। किसी और दिन बच्चे ने भी बैड वर्ड यूज़ किया तो हम कहते हैं बच्चा स्कूल से सीख के आया। हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हम लोग भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बच्चा रिएक्ट करता ही करता है। आपने घर में किसी चीज़ पे रिएक्ट किया, किसी चीज़, कोई एक एक्शन पे आपने रिएक्ट किया, वही एक्शन जब कभी रिपीट होता है तो बच्चा सेम तरीके से रिएक्ट करेगा। आपने दिखाया कि सब्जी वाला पैसे लेने आया है और आपने कह दिया अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास, ये किस समय पे आ गए हो, शाम को आना, ये कोई आने का समय है। आपने रिएक्शन करी। आपको ज़रूरत नहीं हो सकती है रिएक्शन की, आप बोल भी सकते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, शाम को आ जाना बच्चे पैसे लेने के लिए, इंस्टेड सेइंग के रिएक्ट कर दिया। बच्चा भी यही सीखेगा। कभी कोई ऐसी वारदात हुई तो बच्चा भी इसी तरह से गुस्से के तरीके से रिएक्ट करेगा। फिर एज अ पेरेंट आप क्या बोलने लग जाएंगे, ये तो बहुत गुस्सैल है, अपने पापा के ऊपर गया है या अपने दादा के ऊपर गया है ना। कोई भी व्यवहार का हम मीनिंग निकालने लग जाते हैं और बच्चे सुनते हैं। बच्चे हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं तो वो रिएक्शन करना सीख जाते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस उसको नहीं मालूम होते। बच्चों के इमोशंस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, और मैं चाहूँगी कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप हमारे साथ शेयर करें कि हमें समझ आ रहा है कि हमारे बच्चों के क्या इमोशंस हैं, तो हम उन पर किस तरह से काम कर सकते हैं। कई तरीके कर सकते हैं हम। थोड़े से
रोल प्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर हमें दिख रहा है कि बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हम कुछ डॉल्स के साथ में खेल सकते हैं, कोई एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये ना बोल के कि आपको गुस्सा आ रहा है, बोलिए कि इधर एक फैमिली है, यहाँ पर इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्या करना चाहिए। एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और बच्चे बहुत जल्दी सोल्यूशन निकालते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है। सो हमेशा मैं ये कहती हूँ, बच्चों के साथ जितनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, भावनाओं की बात करेंगे, तो बच्चा भावनाओं के साथ में ही बात करने लग जाएगा। अगर आप दिखाएंगे कि आप बहुत गिल्टी हैं, तो बच्चा भी छोटी छोटी बातों पे गिल्टी दिखाएगा अपने आप को, है ना। और आप किसी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो भी गुस्सा होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पावर है। यही तरीके से पावर दिखाई जा सकती है, अथॉरिटी इसी तरीके से दिखाई जा सकती है। मैम, अब बात करें इमोशंस में, तो एक इमोशन आता है जिसको कहते हैं इनसिक्योरिटी। कई बार घर का पहला बच्चा है, बहुत पैम्पर किया गया है, बहुत लाड प्यार मिला है उसे, घर में दूसरी बार बेबी आया, अब वो बच्चा सेकंड बेबी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। वो ना बच्चा अपनी मदर के पास जा सकता है, ना अपने फादर के पास जा सकता है, ना दादा दादी, किसी के पास भी वो दूसरे बच्चे को नहीं जाने दे रहा है। तो ऐसे में हम अपने पहले बच्चे को कैसे समझाएं कि ये आपका भाई है या आपकी बहन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है कैसे, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है और वो तो बेबी अभी हुआ ही है। तो इस सिचुएशन को मदर और फादर कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत कॉमन है, और सिबलिंग राइवलरी बहुत वेल नोन है और कॉमन है। और मैं अक्सर माँ बाप को पूछती हूँ, आपको अभी भी अपने भाई बहन के बारे में याद करके कभी गुस्सा आता है? और आता है, अक्सर कुछ कुछ बातों पे याद आता है अपने भाई बहनों के बारे में सोच के। क्या कर सकते हैं माँ बाप? सबसे पहले तो बड़ा बच्चा जो है, जो पहले है, उसको प्रिपेयर करना है कि कोई और आने वाला है, सरप्राइज़ है। हमें नहीं मालूम लड़की है या लड़का है, तो बच्चा भी प्रिपेयर होने लग जाता है कि एक और आने वाला है। वाजिब है कि वो पहले से ही घर में है, तो वो तो प्रिंस या प्रिंसेस होगा घर का, ठीक है। तो जब बच्चा आता है तो हमारे सारे घर वालों का ध्यान दूसरे बच्चे पे चला जाता है, और जो पहला बच्चा होता है उसको बोलते हैं यू आर एन एडल्ट, बड़ा हो गए हो आप, तो आप बड़े हो, आपको इसका ध्यान देना है। आपने सडनली उसके ऊपर बहुत सारा बैगेज डाल दिया, आपने उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, जबकि अभी तो वो छोटा है। तो हम क्या चाहते हैं वो बड़े वाले बच्चे से? बड़ा बच्चा ये देखता है कि प्यार बंट रहा है, उसने कभी देखा ही नहीं प्यार बंटते हुए, क्योंकि वो ही इकलौता था। तो प्यार बांटने के लिए अक्सर मैं ये बोलती हूँ कि आपका जो बड़ा है उसको एक लैप पे रखें, छोटे वाले को एक लैप पे रखें, दोनों एक साथ ही रहेंगे। आपने ये नहीं कहना है कि अब तुम्हें इसको भी ध्यान देना है, तुम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो। बड़े वाले के ऊपर भी ध्यान देते रहो, छोटे वाले पे भी, और जितनी बातचीत करते रहोगे बच्चों के साथ में, उतनी जल्दी ये राइवलरी चली जाती है। और राइवलरी पॉजिटिव भी होती है। जब आप नहीं आसपास रहते हैं तो बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा आपस में सबसे बेस्ट दोस्त होते हैं। आपके सामने वो कुछ कुछ नाटक कर जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमें ध्यान मिल जाएगा। मैम, कई बार देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, और उनकी ज़िद जो होती है वो पेरेंट्स हमेशा पूरी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो बच्चे जो ये अननेसेसरी ज़िद करते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जिद तो आप और मैं भी करते हैं, और कभी वाजिब होती है, कभी वाजिब नहीं होती है। इसी तरह से बच्चे भी जिद करेंगे। हमारे ऊपर है, हमने कौन सी जिद पूरी करनी है, कौन सी जिद पूरी नहीं करनी है, कौन सी वाजिब है, कौन सी वाजिब नहीं है। अब पापा आए हैं लेट घर में और गाड़ी चला के आए हैं, तो बच्चा कहता है मैं भी गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठूंगा और अंदर गाड़ी पार्क करूंगा। क्या ये अलाउ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चे को आदत पड़ जाएगी, छोटा है, स्टीयरिंग पे बैठने की। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा जिद कर रहा है, क्या ये सही है या नहीं सही है वो तो पेरेंट ही जानता है। तो ये बातों पे नहीं होना चाहिए। सो कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ मांगे जो होती हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ स्ट्रेचेबल होती हैं, कुछ नॉन नेगोशिएबल। मतलब बिल्कुल नो है तो नो ही है, नहीं तो नहीं। पर ये जब हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, किसी बात पे हाँ कर दी और उसी बात पे ना भी कर दी, तो बच्चे जानते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए हम जिद तो कर ही सकते हैं। हर जिद नहीं माननी है। चाहे हम कुछ भी दिला सकते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे को वैल्यू कभी नहीं आएगी उस चीज़ की। सो
उसको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस होनी चाहिए, बच्चे को सिखानी भी पड़ेगी कि पेशेंस है हमारे में, थोड़ी सी हम में थोड़ी सहनशीलता लानी ज़रूरी है, थोड़ी सी हम कंट्रोल करेंगे अपनी हर चीज़ को, हर चीज़ नहीं मिल सकती है। क्या हो गया आजकल बच्चों के साथ में कि इमीडिएटली हमें सामान मिलना चाहिए। एक और एग्जांपल है, अक्सर हम मॉल घूमने जाते हैं और बच्चे वहाँ आप देखते हैं कि ज़िद कर रहे होते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खाना है, मुझे वहाँ टॉय वाले एरिया में खेलने जाना है। और कुछ माँ बाप तो लेके ही जा रहे होते हैं, कुछ वहाँ पर बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं, कभी कभी बच्चे ज़िद में नीचे लेट भी जाते हैं। हमें इनकी बातों से घबराना नहीं है। लेट रहे हैं तो आपको इनको बताना है आप लेटे रहें, कोई बात नहीं, मम्मी तो उधर जा रही है, आपको आना हो तो आ जाइए। आप शर्मिंदा ना हो, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि आप शर्मिंदा हो रहे हैं तो मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। वो जान गए हैं कि किस हद तक आपको कहाँ तक मैं पुश करूं कि मेरी हर मांग पूरी हो जाएगी। हम छिपकली तो है नहीं, रेप्टाइल तो है नहीं कि दीवार चढ़ जाएंगे, दीवार तक पुश करेंगे, आप गिरेंगे, आपने दे दिया। बात तो पेरेंट की वहाँ है कि जितना मर्जी आप पुश कर लें, ना तो ना। और बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं इस बात को। वो जानते हैं कि मैं कब तक इनको कर सकता हूँ कि मेरी बात मानी जाए। अगर ये बचपन में ही इतनी इनकंसिस्टेंसी होती है और इरेटिक डिसिप्लिन होती है इन डिमांड्स को लेके, तो बड़े होने पे फिर उनको एंटाइटलमेंट लगने लग जाती है कि मैंने कह दिया है तो कह दिया है। अक्सर पेरेंट्स आके कहते हैं घर का खाना तो खाते ही नहीं, बाहर से ही खाना आता है। और मेरा सवाल रहता है पैसे कौन देता है इसके? मेरा सवाल ये रहता है कि आपने अलाउ किया हुआ है तो वो बच्चा करेगा। हमने कभी दायरे बांधने की कोशिश ही नहीं करी। तो जब बच्चे जिद करते हैं, दायरे बांधने ज़रूरी हैं, लिमिट सेटिंग। स्क्रीन देखना है, लिमिट्स में देखेंगे आप, दायरे बांधेंगे तो बच्चे सीखते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं, एक क्लास के बाद दूसरी होती, दायरे होते हैं उसमें, लंच ब्रेक में दायरा होता है, आप पूरा टाइम तो लंच नहीं खा सकते हैं। इसी तरह से घर के माहौल में भी दायरे बांधने ज़रूरी है। बच्चे से झगड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। जहाँ आर्ग्यू किया आपने तो वो बच्चा यही समझेगा कि मैं तो आर्ग्यू कर ही सकता हूँ, मेरी बात तो फिर भी मानी जाएगी। और अक्सर क्या होता है, हम थके हारे आते हैं, वो बच्चा रोना धोना कर रहा था, चल यार दे ही दो, तो वो जान जाता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे को तो मिल ही जाएगा। और अक्सर ये डिमांड्स थोड़ी सी इररिलेवेंट होती है, लेकिन बच्चा जान गया है कि मेरे को ये मांग पूरी हो जाएगी। सो पेरेंट के ऊपर है, हम कब तक इस चीज़ को अलाउ करेंगे, क्या चीज़ देनी है क्या नहीं देनी है। हर घर का रूल अलग है, तो रूल्स में रहने चाहिए। और कभी गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, इतना मत अपने आप को कोसो कि हमने बच्चे के साथ में ये कर दिया तो कर दिया। आगे हल ढूंढेंगे, प्रॉब्लम्स में नहीं रहेंगे। मैम कई बार देखा जाता है कि हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, जैसे कि एक बहुत मेरे घर का ही एग्जाम्पल है। मेरी छोटी सी भतीजी है, वो अक्सर रात को नंगे पैर बाहर चली जाती है अकेली, और जब उसे वापस लाया जाता है तो हमेशा उसकी पिटाई होती है, उसे समझाया जाता है। लेकिन आज वो 4 साल की है, वो स्टिल 2 साल की उम्र से ये चीज़ें कंटिन्यू कर रही है, उसे नहीं समझ आ रहा है। और पेरेंट्स जो कोशिश कर रहे हैं उसे मार कर, डांट कर, पीट कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो एक शब्द बोला जाता है कि ये ढीठ हो गई है, इसे समझ नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों को हम कैसे संभाल सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हमने तो एक आदत, लेबल ही लगा दिया बच्चे के ऊपर कि ढीठ है, स्टबर्न है। छोटी है, उसे मज़ा आ रहा है बाहर बिना चप्पल के पहन के जाने में। हो सकता है कोई एडल्ट्स भी जाते हों कि उसने देखा होगा। कभी कभी बच्चों में सेंसरी इश्यूज भी होते हैं कि उनको मज़ा आता है कि नंगे पांव चलने में। तो हमें ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है कि ढीठ ही हो गया है बच्चा, ये बिल्कुल सुधर ही नहीं सकता। तो वो कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि उसको ध्यान मिल रहा है, नेगेटिव तरीके से ध्यान मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि चप्पल पहन के जाए, तो जब वो वापस आती है तो बोलेंगे बाहर से आए, थोड़े पैर धो लेंगे। आप धीरे धीरे इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक साथ ये नहीं बोलेंगे तेरे को कितनी बारी समझाया चप्पल पहन के जाना। क्यों जाना है चप्पल पहन के? कहाँ जा रही है? मिट्टी में जा रही है, पानी में जा रही है, या हमें डर है कीड़ा काट जाएगा? क्या है, क्या चाहते हैं आप चप्पल के बारे में जो हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? कोई वजह तो रही होगी ना इसकी। तो आप धीरे धीरे इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे, बच्चा सीख जाएगा। और जहाँ से बाहर जाती है वहीं चप्पल रखी हो
तो पहन के चली जाएगी, कोई इंटरेस्टिंग चप्पल हो तो पहन के जाएगी वो। सो आपने ब्रेक करे पैटर्न, डांटें, मारें, धमकाएं बिल्कुल नहीं बच्चों को, नहीं तो ये व्यवहार बहुत ज़्यादा टिक ही जाता है बच्चों के दिमाग में। तो मैम, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसी टिप्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चे भावनाओं के बारे में बात करते हैं तो आप सुनिए, आप उनको एक शिक्षा देने की कोशिश ना करें, आप उनसे उनकी बात सुनेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि हम अगर इमोशंस के बारे में बात करें तो हमारे पेरेंट्स समझ रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब आयु बढ़ती है तो बहुत तरह के इमोशंस आते हैं और फिर इन्फैचुएशंस भी होती हैं, लगाव बढ़ने लग जाता है, तो बच्चों को सिक्योर लगेगा कि हमने ये बात करी है, चाहे वो गलत भी हो चाहे वो सही भी हो, हमारे माँ बाप हमारी बात सुन रहे हैं, हियर कर रहे हैं। आपको हर चीज़ पे शिक्षा नहीं देनी होती है, सुनिए। बच्चे जब फील करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, इमोशनली बड़े अच्छे रेजिलिएंट होते हैं। दूसरा, परेशानियों का सामना करना सीखना है। गिरेंगे तो उठेंगे, चलेंगे तभी, गिरेंगे ही नहीं तो सीखेंगे नहीं कैसे चलना है। तो माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को इतना ज़्यादा वो कंट्रोल करके रखते हैं, हर चीज़ उनकी, जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि आप हर एक चीज़ को उसकी नाप तोल कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, गलती करने दीजिए, गलती करेंगे तो सीखेंगे, फेल होगा तो सीख जाएगा, कोई बात नहीं। तो अपने बच्चे को हमें सिखाना है, उसे एक कहते हैं ना पुतला नहीं बनाना है कि जो आप चाहते हैं बच्चे को। कई बार क्या होता है कि मुझे मेरे बचपन में ये नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को वो सब देना चाहती हूँ। ये ज़िद भी कहीं ना कहीं जो होती है पेरेंट्स की, वो बच्चे को बिगाड़ने का ही एक तरह से काम करती है। तो हमें अपने बच्चों के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को समझना है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो लाइफ में हमेशा, हम चाहते हैं कि हमेशा सही करें, लेकिन हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने जी। तो थैंक यू सो मच मैम, आप स्टूडियो में आए और हमेशा बहुत अच्छी बातें और बहुत प्यारी बातें आप हमारे साथ साझा करती हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये और कैसे हम अपने बच्चों के इमोशंस को समझ सकते हैं, इस बारे में बात की। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जी